सीताराम ने अपने आप को संभालते हुए शिवेश से कहा, महाराज, मेरे गुप्तचरों ने मुझे बताया है कि ईश्वर धाम के राजा राजकुमारी समीक्षा के पिता जल्द ही हम पर आक्रमण करने वाले हैं। वो बस उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब उनकी बेटी का बच्चा इस दुनिया में आंखें खोलेगा। युवराज नन्हे का जन्म होते ही वो हम पर आक्रमण करके अपनी बेटी और अपने नाती या नातिन को यहाँ से ले जाएंगे। उन्होंने अपनी विशाल सेना तैयार कर रखी है और अब ज्यादा वक्त नहीं रहा, लगभग महीने भर में नन्हे का जन्म हो जाएगा। शिवेश सीताराम की बात बहुत ही शांति से सुन रहा था। उसे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने फिर मुस्कुराते हुए सीताराम से कहा, हमारे पास अभी 1 महीने का समय है ना, तुम फिक्र मत करो। हमारे पास एक विशाल सेना है। साथ ही रही बात नन्हे की, तो उसे इस महल से कोई नहीं ले जा पाएगा। बस तुम हमेशा की तरह अपने सैनिकों को समीक्षा के आसपास रखना। अब हम उसे खुला या अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। जो कुछ भी वो कर रही है उसकी खबर हमें होनी चाहिए। महल से अगर कोई भी लेटर बाहर जाता है तो सबसे पहले हमें बताना। याद रहे कि महल से किसी भी तरह का कोई भी लेटर महल के बाहर नहीं जाना चाहिए। ईश्वरधाम समयपुर पर हमला करने वाला था। ये बात बहुत बड़ी थी और जिस तरह लाइटली शिवेश इस बात को ले रहा था, सीताराम बड़ी बड़ी आंखें करके शिवेश को देख रहा था। सीताराम को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके महाराज इतने नॉर्मल है। नॉर्मली अगर ईश्वरधाम के हमले की बात किसी भी राज्य को पता चलती थी तो उस राज्य के महाराज उस राज्य को खाली करवा देते। साथ ही वो पहले ही अपने घुटने टेक देते, क्योंकि ईश्वरधाम एक उत्तरी दिशा का सबसे ताकतवर राज्य था। वहीं समयपुर से 4 गुना बड़ा भी था। वहाँ की जनसंख्या बहुत ज्यादा थी और वो लोग बहुत ज्यादा हिंसक थे। शिवेश एक बार ईश्वरधाम गया था। उसने वहाँ के लोगों को देखा है। वो लोग जंगली जानवरों की तरह बर्ताव करते हैं। तभी तो समीक्षा का ये हाल है। समीक्षा को भी सही गलत, अच्छा बुरा कुछ समझ में नहीं आता। शिवेश ये भी जानता था कि समीक्षा सिर्फ अपने बच्चे के लिए इतने समय से समयपुर नहीं रुकी हुई है। समयपुर रुकी हुई है क्योंकि यहाँ पर हो रही हर गतिविधि के बारे में वो अपने पिता को बता पाए। उसके पिता के लिए वो एक मोहरा थी जो अपना काम बहुत ही अच्छे से कर रही थी। फिलहाल शिवेश चाहता था कि जो अभी अभी उसे सीताराम ने बताया था उसके बारे में किसी और को खबर ना हो। उसने सीताराम के कंधे पर जैसे ही हाथ रखा, सीताराम घबरा गया। कोई भी महाराज इस तरह सेनापति या सैनिकों से बात नहीं करता था, लेकिन शिवेश बहुत ही पोलाइट और फ्रेंडली सबके साथ रहता था। हालांकि उन लोगों को इस तरह के बर्ताव की आदत नहीं थी। वो लोग कई बार सहम जाते थे, घबरा जाते थे। फिर शिवेश ने सीताराम को मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। और एक बात का ध्यान रखना कि अभी अभी तुमने जो मुझे खबर दी है इस बारे में इस राज्य में या इस महल में कभी किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ये सुनते ही सीताराम ने अपनी नजरें झुका ली। उसके चेहरे पर उदासी आ गई। शिवेश सीताराम के चेहरे की उदासी देखकर उससे कहता है, अब बताओ तुमने मुझसे पहले ये खबर किसको दी है? इस बारे में कौन कौन जानता है? सीताराम अभी भी अपनी नजरें झुकाकर चुपचाप खड़ा था। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तब शिवेश ने अपने चेहरे पर अकड़पन लाते हुए कहा, मुझे एक बात बार बार दोहराने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर मैंने कुछ सवाल किया है तो उसका जवाब मुझे तुरंत मिल जाना चाहिए। एक राजा बनने का इतना तो सम्मान दे सकते हो ना तुम मुझे। ये सुनते ही सीताराम ने एकदम अपना सिर उठाया और शिवेश की आंखों में देखने लगा। थोड़ा सा घबराते हुए वो कहता है, माफ कीजिएगा महाराज, लेकिन युवराज मितांश को इस बारे में खबर पहले से ही है। ये सुनकर शिवेश हैरान हो गया। तब शिवेश ने कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? और मितांश कब से जानता है इस बारे में? सीताराम धीमी आवाज में कहता है, जब आप महाराज बनने वाले थे उसके 2 दिन पहले से वो सब जानते हैं। ये सुनकर शिवेश के मुंह से तुरंत निकल जाता है, अगर वो सब जानता था तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया? सीताराम खुद इस बारे में नहीं जानता था कि मितांश अगर सब जानता है तो उसने शिवेश को क्यों नहीं बताया। सीताराम ने अपनी नजरें झुकाते हुए कहा, माफ कीजिएगा महाराज, लेकिन इस बारे में मुझे कोई खबर नहीं है। मैं नहीं जानता कि उन्होंने आपको क्यों नहीं बताया। उस समय उन्होंने मुझे आपको बताने से रोक दिया था। उनका कहना था कि आप महाराज बनने वाले हैं और इस समय मैं आपको ऐसी कोई बुरी खबर नहीं दे सकता। शिवेश ने सीताराम की बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिला दिया। वो कुछ सोच में पड़ गया था। क्या मितांश सच में शिवेश के बारे में इतना कुछ सोच रहा था या कुछ और ही सोच रहा था? ये सोचते हुए शिवेश वहाँ से जाने लगा। तब सीताराम पीछे से दौड़ते हुए शिवेश के साथ चलते हुए कहता है, एक बात और आपको बतानी थी। ये सुनते ही शिवेश के कदम फिर रुक जाते हैं। शिवेश सीताराम को ऊपर से नीचे तक गुस्से में देखते हुए कहता है, एक बार में सारी बात नहीं बता सकते क्या? सीताराम कुछ नहीं कहता, अपनी नजरें झुकाकर खामोश रहता है। तब शिवेश आगे बढ़ते हुए कहता है, बताओ क्या बात है? तब सीताराम डरते हुए कहता है, महाराज, अगर आज आप राज्य भ्रमण के लिए जा रहे हैं तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। इसलिए बता रहा हूँ कि राज्य में बहुत सी चोरियां हो रही है। चोर के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा। लोग रात रात भर जागकर अपने घर की पहरेदारी करते हैं, फिर भी उनके घर चोरी हो जाती है। ये सुनकर शिवेश के कदम फिर से रुक गए। उसने सीताराम को देखकर हैरानी से कहा, ये क्या बात कर रहे हो? घरों में चोरी हो रही है? लेकिन कैसे? समयपुर के घरों में तो ताले भी नहीं लगते, दरवाजे भी नहीं है और लोग हमेशा से खुशी से रहते आए हैं। और आज ये नई कहानी क्या है? तब सीताराम शिवेश से कहता है, नई कहानी यह है कि कोई अजीब सा ही चोर है जो लोगों को परेशान कर रहा है। गरीब के घर में अगर एक रोटी भी बचती है तो वो चोर चुरा कर ले जाता है और अमीरों को तो कंगाल कर दिया है। उनके घर से बहुत सारी चोरियां हुई है। शिवेश को एक नई और इंटरेस्टिंग बात पता चली थी। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। मुस्कुराते हुए वो सीताराम से कहता है, अब तुम मुझे बताओगे कि यह बात कितनी पुरानी है और कितनी नहीं? तुम्हें मुझे कब बता देनी चाहिए थी और तुम मुझे कब बता रहे हो? सीताराम पहले से ही घबराया हुआ था। वो और घबराते हुए कहता है, यह बात 6 दिन पुरानी है। 6 दिन पुरानी? मतलब शिवेश का राज तिलक होने वाला था उसके 1 दिन पहले ही। शिवेश ने फिर सीताराम को देखकर कहा, अब ये बताओ कि इस बारे में कौन कौन जानता है? सीताराम फिर से उदास हो गया। तब सीताराम की उदासी देखकर शिवेश ने कहा, छोटे युवराज सही बोल रहे हैं ना? मुझसे पहले सारी खबर छोटे युवराज को दे दी जाती है। मतलब तुमने महाराज भी उन्हीं को समझ रखा है। तुम्हारे लिए महाराज भी वही है, तो अब मेरे पास क्यों आए हो? शिवेश का गुस्सा देखकर सीताराम अपनी नजरें झुका लेता है। अपने महाराज के गुस्से के आगे वो कुछ भी नहीं कह सकता था। शिवेश ने अपने माथे पर हाथ फेरते हुए एक लंबी सांस लेकर छोड़ी और गुस्से में कहा,
मेरा राज तिलक होने वाला है, मुझे कोई भी बुरी खबर नहीं सुननी चाहिए, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी मुझे नहीं होनी चाहिए। मैं महाराज बनने वाला था, मेरे एंजॉयमेंट के दिन थे। हाँ, यही सब कहना चाहोगे ना तुम लोग, और तुम्हारे पास यही सब बकवास कारण होंगे मुझे कुछ भी सच ना बताने के। सीताराम अपनी नजरें झुकाए खड़ा रहता है। इतने समय से वो एक ही काम कर रहा था, धीरे से अपनी बात कह रहा था, फिर चुपचाप अपनी नजरें झुकाकर खड़ा हो जाता था। शिवेश को इस वक्त ये बात महसूस हो गई थी, सीताराम उसके लिए नहीं, उसके छोटे भाई के लिए काम करता है। सीताराम की हरकतें देखकर शिवेश को बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही थी। उसने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप महल के बाहर जाने लगा। तब सीताराम भी उसके पीछे पीछे अपने कदम बढ़ाने लगा। शिवेश ने पीछे मुड़कर सीताराम को गुस्से में देखते हुए कहा, मैंने तुम्हें कहा नहीं कि तुम मेरे साथ चल सकते हो, तुम यहाँ छोटे युवराज के लिए काम कर रहे हो, वही करो। तुम्हें मैं अपने सेनापति की उपाधि से बेदखल करता हूँ। शिवेश की बात सुनकर सीताराम के तो होश उड़ गए थे। सीताराम कितना सही कितना गलत ये तो वही जानता था। शिवेश अपने से झूठ बोलने वाले और दगा देने वाले लोगों को कभी माफ नहीं करता था, इसलिए उसने आज तक मितांश को भी माफ नहीं किया था। उसने सिर्फ उसे चांस दिया था। वो देखना चाहता था कि वो किस लेवल तक जा सकता है और कितना बदल गया है। मितांश को वैसे भी उसके किए की सजा तो मिल ही गई थी। सीताराम बहुत ज्यादा घबराते हुए शिवेश के सामने आकर उसके आगे हाथ जोड़कर कहता है, माफ कर दीजिए महाराज, माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये सुनते ही शिवेश कहता है, मैं तुम सबके साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली रहता हूँ, एक महाराज की तरह बर्ताव नहीं करता, तो तुम लोग मुझे बहुत ही हल्के में ले रहे हो। अगर मेरी जगह कोई और महाराज होता तो क्या करता, ये बताओ मुझे। सीताराम बिल्कुल चुप रहता है, उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। इसलिए शिवेश फिर से चिल्लाते हुए कहता है, बताओ मुझे, अगर मेरी जगह कोई और महाराज होता तो वो क्या करता। ये सुनकर सीताराम कहता है, महाराज वो अपने सैनिक का सर उसके शरीर से अलग कर देता। सीताराम के इतना कहते ही शिवेश ने अपनी कमर में लगी हुई तलवार निकाल ली और सीताराम के गले पर रख दी। सीताराम के पसीने छूटने लगे, उसका पूरा शरीर कांपने लगा। अब तो उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। शिवेश की आंखों में भी इतना ज्यादा गुस्सा था कि उसकी आंखें लाल हो गई थी। दो बड़ी बड़ी बातें थी जो उसे अभी तक पता नहीं चली थी, जिसके बारे में उसे तुरंत ही पता चल जाना चाहिए था। और आज फिर क्यों सीताराम खुद आकर शिवेश को यह सब बता रहा था। तब शिवेश ने सीताराम से कहा, अब मुझे सच बताओ कि तुम आज ही क्यों मुझे ये सब बताने के लिए आए हो। सीताराम घबराते हुए कहता है, मैं ये सब बातें आपसे ज्यादा दिन छुपा नहीं सकता था, और जब आज आप राज्य भ्रमण के लिए जा रहे हैं तो आपको ये सब बातें बाहर जाकर पता चलनी ही थी, इसलिए मुझे लगा कि पहले से ही आपको इन सब के बारे में खबर होनी चाहिए। अगर महाराज अपनी प्रजा के बीच में जाएं और उनके दुखों के बारे में उन्हें पता ही ना हो तो ये एक महाराज की हार होती है, और मैं नहीं चाहता था कि आपकी नजर झुके या प्रजा आप पर गुस्सा करे। सीताराम की बातें सुनकर शिवेश को और ज्यादा गुस्सा आने लगा था। उसे लग रहा था कि सीताराम को दो थप्पड़ लगा कर दे, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता था। शिवेश ने सीताराम के गले पर जो तलवार रखी थी उसको हल्का सा दबाया, जिसकी वजह से सीताराम के गले पर कट का निशान पड़ गया। फिर शिवेश ने तुरंत ही तलवार उसके गले से हटाते हुए अपनी कमर में लगा ली और गुस्से में सीताराम को देखकर वहां से चला गया। इस बार सीताराम की हिम्मत नहीं हुई थी कि वो शिवेश के पीछे अपना एक कदम भी बढ़ा ले। सीताराम जहां खड़ा था वहीं खड़ा रहा। शिवेश ने अपने दूसरे दोस्त सैनिकों को इशारा करके सीताराम को बंदी बनाने के लिए कह दिया था, क्योंकि शिवेश जानता था कि जैसे ही वो वहां से जाएगा सीताराम मितांश के पास जाएगा। शिवेश को यकीन नहीं हो रहा था कि मितांश अभी भी साजिशें कर रहा है। शिवेश जैसे तैसे करके मितांश पर अब भरोसा करने लगा था। जब शिवेश ने मितांश को अपनी ही जान लेते हुए देखा था तो उसे लग रहा था कि वो इंसान सच में बदल गया है, और आज जो कुछ भी पता चला उसके बाद फिर से शिवेश अपने छोटे भाई पर शक करने लगा था। शिवेश को लग रहा था कि उसकी सोच सही साबित हुई, वाकई इंसान अपनी फितरत कभी नहीं बदल सकता। सीताराम ने जो कुछ भी शिवेश से कहा, क्या वो किसी की साजिश है? क्या मितांश को कोई फंसाना चाह रहा है, या फिर मितांश सच में शिवेश के खिलाफ एक नई साजिश रच रहा है? क्या मितांश के चेहरे पर पहना हुआ मुखौटा धीरे धीरे अब हटने लगा है? जानने के लिए सुनते रहिए समय योद्धा पहुंची। सीताराम की बातों ने शिवेश को एक बहुत बड़ा झटका दिया था। जब शिवेश मितांश पर शक करता था तो उसे ऐसी कोई बात, ऐसा कोई सबूत नहीं मिल रहा था कि वो उसके खिलाफ साबित करे, और अब कहीं ना कहीं वो मितांश को सच में माफ कर चुका था। उसे अपना समझ रहा था, वो समझ रहा था कि मितांश गलत नहीं है। तो सीताराम ने जो कुछ भी कहा उसकी वजह से शिवेश के मन में फिर से मितांश के लिए शक पैदा हो गया था, जो कहीं ना कहीं शिवेश को ही तकलीफ पहुंचा रहा था। शिवेश का मन दुखी हो रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये सब हो। एक भाई अपने भाई से इस तरह का बर्ताव कैसे कर सकता था? शिवेश को लग रहा था कि क्या करे कि महाराज शिवांश के शरीर से निकल जाए, फिर किस तरह उसका छोटा भाई मितांश उसकी देखरेख करेगा, उसका ध्यान रखेगा। शिवेश के मन में ये सारी बातें चल रही थी। वो इन सब बातों के बारे में सोचते हुए महल से बाहर चला गया। उसके साथ रुद्राक्ष भी था। रुद्राक्ष यानी कि प्रीतम। वो दोनों जब राज्य में पहुंचते हैं तो शिवेश बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। लगभग 30 दिन हो गए थे वो राज्य नहीं घूमा था, और 30 दिन में वहाँ इतने सारे बदलाव होते हैं। उस बदलाव को देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने इतने अच्छे से सब कुछ सेट किया था, लेकिन वहाँ सब बर्बाद हो गया था। जो सैंडविच की दुकान लगाई गई थी वो टूटी हुई थी। लोग परेशान थे। सीताराम की बात सुनने के बाद शिवेश ने भी अपना रूप बदल लिया था। वो पहले राज्य में जाकर राज्य की स्थिति देखना चाहता था, जिसके बारे में अभी तक किसी ने उसे बताया नहीं था, इसलिए वहाँ के लोगों ने उन दोनों को पहचाना नहीं। जब वो स्टील प्रोडक्शन की फैक्ट्री में पहुंचा तो वहाँ उसने देखा कि जितने वर्कर्स पहले काम करते थे उसके आधे भी नहीं है। काम पहले की अपेक्षा से बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। फैक्ट्री पूरी तरह से गंदी हो रही है। वहाँ पर साफ सफाई भी नहीं की गई थी। शिवेश चुपचाप सब माहौल देखकर वहां से निकल गया। उसके बाद वो विद्यालय पहुंचा। वहां की भी कुछ ऐसी ही हालत थी। विद्यालय की हालत फैक्ट्री से थोड़ी बेहतर थी। वैदेही ने अपनी पूरी कोशिश की थी विद्यालय को बेहतर रखने की। जब शिवेश महल से निकला था तो उसने सैनिक को भेजकर वैदेही को यह मैसेज भिजवा दिया था कि कुछ घंटों में वो उसे विद्यालय में मिलेगा। पूरे राज्य का भ्रमण करने के बाद शिवेश विद्यालय पहुंचा था। वहाँ वैदेही पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। कुछ ही विद्यार्थी दिखाई दे रहे थे। वैदेही जानती थी कि शिवेश वहाँ जाकर उससे क्या सवाल करेगा।
शिवेश को देखकर वैदेही उसके पास आकर खड़ी होती है और उदास मन से कहती है, माफ कीजिएगा भाई, मैं आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। तब शिवेश वैदेही को देखकर मुस्कुरा देता है और फिर उसके गाल पर धीरे से हाथ रखते हुए कहता है, क्या बात है, बताओ मुझे। वैदेही नजर झुकाकर कहती है, पता नहीं भाई, लेकिन जब से प्रीतम गया है मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता। अब मैं वो नहीं रही जो पहले थी। सही गलत, अच्छा बुरा, क्या करना है और क्या नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अपनी आंखें बंद करती हूँ तो प्रीतम का चेहरा दिखाई देता है। शिवेश को कहीं न कहीं पहले ही अंदाजा था कि ये सब क्यों हुआ। मितांश का राज्य की देखरेख में पहले ही कोई इंटरेस्ट नहीं था। राज्य की देखरेख की सारी जिम्मेदारी वैदेही की थी और वैदेही खुद डिप्रेशन का शिकार थी। उसे किसी की जरूरत थी जो उसे संभाले। वो भला कैसे किसी और को संभाल सकती थी। शिवेश वैदेही को कुछ कह भी नहीं सकता था। राजकुमारी निधि पहले से ही बीमार थी। जब तक उसके शरीर में त्रिशा थी वो बहुत अच्छे से हर एक चीज की देखरेख कर रही थी और राजकुमारी निधि को अब हिरणपुर भी ले जाया गया था। महाराज विजय प्रताप चाहते थे कि कुछ समय वो उनके साथ रहे, उनकी देखरेख में रहे। जब उसकी तबीयत पहले से बेहतर होगी तो उसे वापस समयपुर भेजा जाएगा। जब महाराज विजय प्रताप ने यह बात शिवेश से कही थी तो शिवेश ने मन में कहा था, मैं दिल से चाहूंगा कि राजकुमारी निधि स्वस्थ हो जाए, लेकिन उन्हें दोबारा समयपुर भेजने की कोई जरूरत नहीं है। शिवेश ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वो जान गया था कि राजकुमारी निधि उसे नहीं, मितांश को पसंद करती है। और जब त्रिशा उसके शरीर में थी तब कई बार राजकुमारी निधि ऐसी हरकतें करती थी जिस पर त्रिशा का कोई कंट्रोल नहीं होता था और मितांश को लगता था कि राजकुमारी निधि उसके करीब आने की कोशिश कर रही है। मितांश अपनी जगह सही था क्योंकि राजकुमारी निधि सच में उसे बहुत पसंद करती थी और अगर अब राजकुमारी निधि स्वस्थ होकर फिर से लौटेगी तो वो मितांश से ही शादी करना पसंद करेगी। ये बात शिवेश बहुत अच्छे से जान गया था। कुछ देर सोचने के बाद शिवेश ने एक सैनिक को बुलाया और उससे कहा, सारे राज्य में खबर भिजवा दो कि जहाँ तलवारबाजी का अभ्यास कराया जाता है वहाँ मैं अपने राज्य के लोगों से मिलना चाहता हूँ। लगभग 1 घंटे में सब लोग वहाँ पर मौजूद हो जाएं। वैदेही रुद्राक्ष को देखकर हैरान थी। जब शिवेश सैनिक से बात कर रहा था तो उसकी नजर बार बार रुद्राक्ष पर जा रही थी। ये पहली बार था जब वो रुद्राक्ष के इतने करीब खड़ी थी और रुद्राक्ष जो कि प्रीतम था, उसकी धड़कन वैदेही को देखकर पहले से ही बहुत तेज चल रही थी। वो अपने आप को जैसे तैसे संभाले खड़ा हुआ था। उसका मन बार बार कह रहा था कि सब कुछ भूलकर वैदेही को गले लगा ले, वैदेही से कह दे मैं ही तुम्हारा प्रीतम हूँ, तुम्हारा प्यार। क्योंकि थोड़ी देर पहले जब वैदेही ने अपने डिप्रेशन के बारे में शिवेश को बताया था वो सुनकर रुद्राक्ष की आंखें नम हो गई थी। उसे लग रहा था कि उसकी वजह से आज वैदेही की ये हालत है और वो उसके सामने होते हुए भी उसे कह नहीं पा रहा कि मैं ही तुम्हारा प्रीतम हूँ, क्योंकि उसने वैदेही की वजह से ही अपना रूप बदला था। शिवेश ने वैदेही को कहा कि वो भी 1 घंटे में तलवारबाजी के अभ्यास करने की जगह पर पहुंच जाए। इतना कहकर वो रुद्राक्ष के साथ वहां से निकल गया। रुद्राक्ष के साथ वहां पहले ही अभ्यास मैदान में बने पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया था। अभी तक उसने अपना हुलिया बदला नहीं था। एक आम इंसान की तरह उसने सफेद धोती और कुर्ता पहना था और बड़ी बड़ी मूछें भी लगाई हुई थी, क्योंकि आते जाते लोग उसे देख रहे थे। वो नहीं चाहता था कि लोग पहले से उसे पहचान ले और आकर उससे बातें करने लगे या उसे घेर ले। सैनिक सब दूर खड़े थे। शिवेश के पास में रुद्राक्ष बैठा था। रुद्राक्ष को देखकर शिवेश ने गुस्से में कहा, देखा तुमने उसकी हालत क्या हो रखी है, तुम्हारी वजह से वो कितने डिप्रेशन में है। अब तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसको अपनी सच्चाई बता देनी चाहिए। सच्चाई, ये शब्द सुनते ही रुद्राक्ष की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो तुरंत ही खड़े होकर कहता है, मैंने गलती की थी, पहले अपनी सच्चाई उसे बताने की, उसके बाद इतना कुछ हुआ कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। तुम्हें एहसास भी नहीं होगा कि मैं यहाँ वापस कैसे आया हूँ। मैं उस कांच के टुकड़े में अपने पिता के साथ मोक्ष प्राप्ति के लिए चला गया था, लेकिन तुम्हारी परेशानियों ने मुझे वापस बुला लिया। समय ने मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए चुना है और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही यहाँ मौजूद हूँ। अगर फिर से मैंने वैदेही के करीब जाने की कोशिश की तो हो सकता है कि वक्त मुझसे नाराज हो जाए, और वक्त नाराज हो गया तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। शिवेश बिल्कुल खामोशी से प्रीतम की बातें सुन रहा था। तब शिवेश ने कुछ सोचते हुए कहा, अच्छा ये बताओ, समय ने तुम्हें ही क्यों चुना, और समय अगर मेरी मदद करना चाहता है तो मुझे अपनी दुनिया में क्यों नहीं भेज देता। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है ये सब क्यों, आखिर मेरी गलती क्या है। रुद्राक्ष शिवेश की बात सुनकर उदास होते हुए कहता है, मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। ये सब खेल समय का है। बस इतना समझ लो कि हम बस उसकी कठपुतली है। वो जैसे हमें घुमा रहा है हमें उसके साथ घूमना होगा। समय ने मुझे प्यार करने का अधिकार नहीं दिया। ये सुनते ही शिवेश एकदम से खड़े होकर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, प्यार करने का अधिकार कोई किसी को नहीं दे सकता और न ही कोई किसी से छीन सकता है। अगर तुम्हें वैदेही से प्यार है, तुम उससे प्यार करते हो तो तुम आजाद हो। तुम्हें इस दुनिया की कोई ताकत उससे प्यार करने से नहीं रोक सकती। शिवेश भावनाओं में बहकर कह रहा था, लेकिन प्रीतम जानता था कि जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी हो सकता है वो कितना खौफनाक है। प्रीतम ये सब सोच ही रहा था। तब शिवेश प्रीतम से कहता है, अच्छा ये बताओ, तुम कब से मुझे धोखा दे रहे हो। ये सुनते ही प्रीतम की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो हैरानी से शिवेश को देखता है। फिर शिवेश प्रीतम से कहता है, ऐसे क्या देख रहे हो, मैंने क्या गलत कहा। तुम कब से मुझे युवराज शिवांश, मैं आपका दोस्त हूँ, ये सब कहते आए हो, जबकि तुम मेरी सच्चाई जानते हो। तुम जानते हो कि मैं शिवेश हूँ, 21वीं सदी से आया हूँ। उसके बाद भी तुमने मुझे गुमराह किया, क्यों। इस सवाल का जवाब भी प्रीतम के पास नहीं था। फिलहाल प्रीतम किसी भी सवाल का जवाब देने के मूड में नहीं था। उसके दिलो दिमाग में वैदेही घूम रही थी। उसे उसके दिल में हल्का सा दर्द महसूस हो रहा था। अपने दर्द के साथ वो कुछ समय अकेले बिताना चाहता था और वहीं शिवेश उसे अकेला छोड़ ही नहीं रहा था। प्रीतम शिवेश से कहता है, देखो ये तुम्हारा कोई विद्यालय नहीं है कि तुम मास्टर हो। तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना मेरे लिए जरूरी नहीं है। दूसरी बात, मेरे ऐसे बहुत से राज है जिनके बारे में किसी को नहीं पता और ना मैं किसी को बताना चाहता हूँ। तुम्हारा डिसीजन है। तुम मुझे अगर ऐसे ही एक्सेप्ट करते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं चला। ऐसा कहकर प्रीतम वहां से जाने लगता है। प्रीतम 4 कदम आगे बढ़ा ही था कि सामने से उसे वैदेही आते हुए दिखाई देती है। वैदेही को देखते ही उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। शिवेश पीछे खड़ा मुस्कुराता रहता है। वो जानता था कि वैदेही को आता हुआ देखकर प्रीतम कहीं नहीं जाएगा। वहीं शिवेश इस बात से भी नाराज था कि प्रीतम ने अभी तक उसके किसी भी सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया। तभी उसे आवाज सुनाई देती है, क्या उसके पीछे पड़ गए हो तुम, थोड़ा समय दो, एक एक करके हर सवाल का जवाब हमें मिल जाएगा।
ये आवाज किसी और की नहीं, त्रिशा की थी। त्रिशा की बात सुनकर शिवेश को एहसास हुआ कि शायद सच में वो बहुत ज्यादा जल्दी कर रहा है। लेकिन 16वीं सदी में आए हुए उसे 11 महीने हो चुके थे। इतना लंबा समय उसने 16वीं सदी में बिता दिया था, इस उम्मीद से कि एक न एक दिन वो वापस अपनी दुनिया में जा पाएगा। हर दिन उसने एक परीक्षा दी थी। अभी तक न जाने कितनी समस्याओं से वो लड़ा था। त्रिशा की आवाज सिर्फ वही सुन सकता था, शिवेश को यही लग रहा था। लेकिन त्रिशा की आवाज वहां मौजूद प्रीतम ने भी सुनी थी। उसका साथ देने के लिए प्रीतम ने मुस्कुराते हुए त्रिशा को देखकर धन्यवाद कह दिया। शिवेश ने ये देखा तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि शिवेश त्रिशा को सिर्फ कांच के टुकड़े में ही देख सकता था और वो हर जगह कांच का टुकड़ा लेकर निकल भी नहीं सकता था। वहीं प्रीतम को त्रिशा साफ दिखाई देती थी, बिना किसी कांच के टुकड़े की मदद से। इस बात से शिवेश को बहुत ज्यादा जलन महसूस हो रही थी। शिवेश गुस्से में त्रिशा से कहता है, अगर तुम्हें यही लगता है तो यही सही, आज के बाद मैं तुम्हारे दोस्त प्रीतम से एक भी सवाल नहीं करूंगा। ये बात शिवेश ने गुस्से में थोड़ी तेज आवाज में कह दी थी और वहीं वैदेही भी मौजूद थी, जिसने शिवेश की बात सुन ली थी। वैदेही तुरंत ही शिवेश को हैरानी से देखते हुए कहती है, बड़े भाई, अभी आपने क्या कहा? अभी अभी आपने प्रीतम का नाम लिया ना? क्या शिवेश की एक छोटी सी गलती की वजह से वैदेही समझ जाएगी कि रुद्राक्ष ही प्रीतम है या प्रीतम शिवेश के साथ ही है? कैसे संभालेगा शिवेश अपनी ही बिगड़ी बात को? जानने के लिए सुनते रहें समय योद्धा पहुंची।